बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वाजदा ने बताया, फिर चंद लम्हे तौक़ुफ़ करके बोली, लेकिन फ़याज़ अब मेरा दिल डरने लगा है। मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे अब ये राज की नीलम हमारी बेटी नहीं है, ज़ाहिर होकर रहेगा। और अगर किसी तरह ये बात साबित हो गई तो मैं अपनी बहन को मुँह दिखाने के काबिल भी न रहूँगी। शर्मिंदगी होगी, बहुत तबाही फैलेगी, जाने क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, फ़याज़ हुसैन ने यकीन से कहा। और अगर किस्मत में कुछ होना लिखा है तो इसे भुगतेंगे। आओ अब सो जाओ। टेप रिकॉर्डर पर यह सारी गुफ्तगू सुनकर बाबर अली सन्नाटे में आ गया। इसने दरवाज़ा खोलकर सामने से गुजरती रास्ता से कहा, बेटा ज़रा अम्मी को भेजना। जी अच्छा अब्बू। चंद मिनट के बाद साबरा कमरे में दाखिल हुई और बोली, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है, ज़रा दरवाज़ा बंद कर दो और मेरे पास आओ। बाबर अली ने कहा, शायद आप भूल गए हैं कि शादी आपकी नहीं आपके बेटे की हुई है। साबरा बोली, हाँ मुझे मालूम है, वक्त ज़ाया मत करो और दरवाज़ा बंद करके इधर आओ। बाबर अली ने बड़ी संजीदगी से कहा। बाबर अली के लहजे में कोई ऐसी बात ज़रूर थी कि साबरा की शोखी हवा हो गई। इसने खामोशी से दरवाज़ा बंद किया और बाबर के नज़दीक आकर बोली, खैर तो है? खैर कहाँ, बाबर अली ने बड़े गंभीर लहजे में कहा, मैं अपने चारों तरफ तूफ़ान उठता हुआ देख रहा हूँ। काली आंधी चल रही है, समुंदर मौजें मारता हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। बाबर आपको क्या हो गया है? साबरा ने पूछा। तुम्हारी बहन ने हमें धोखा दिया है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। नीलम वारिसा की बेटी नहीं है। लेकिन रात को तो आपने कहा था कि रात की बात छोड़ो। बाबर अली ने साबरा की बात काट कर कहा, ये टेप सुनो। खुदा के शुक्र है कि आज हम बच गए। वारिसा की आवाज़ सुनाई दी। साबरा ने अपने कान पूरी तवज्जो से टेप की तरफ लगा दिए। जूं जूं वारिसा और फ़याज़ की गुफ्तगू आगे बढ़ती जा रही थी, साबरा के होश उड़ते जा रहे थे। वो घबरा घबरा कर बाबर अली को देख रही थी। फिर इस पर इसरार गुफ्तगू का आखिरी जुमला सुनाई दिया, अरे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, और अगर किस्मत में कुछ होना ही लिखा है तो इसे भुगतेंगे। आओ अब सो जाओ। जुमले के ख़त्म होते ही बाबर अली ने टेप रिकॉर्डर का बटन दबा दिया। कमरे में एक सोगवार सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे किसी की मौत हो गई हो। मौत वाकई हो गई थी। ये इस भरोसे की मौत थी जो एक बहन ने दूसरी बहन पर किया था। साबरा को जहाँ अपनी सगी बहन के धोखा देने का दुख था, वहाँ इसे गुस्सा भी था। मैं इस कमीनी को अपने घर में नहीं रखूंगी। पता नहीं किस जलील की औलाद है, जब से हमारे घर में आई है तबाही फैला दी है। मैं इस चुड़ैल को तलाक दिलवा दूंगी। साबरा साबरा, बाबर अली ने इसे रोकते हुए कहा, ज़रा सब्र से काम लो। इसमें नीलम का क्या कसूर है? इसे तलाक दिलवा कर क्यों अजाब में मुब्तला करना चाहती हो? सज़ा देना ही है तो अपनी बहन को दो। इसने इतनी बड़ी हकीकत तो हमसे क्यों छुपाए रखा? इसको तो मैं ऐसी सज़ा दूंगी कि ज़िंदगी भर याद रखेगी। साबरा ने गुस्से से कहा। साबरा, तुम्हें याद होगा कि नीलम की पैदाइश पर लाहौर से ख़त आया था। इस ख़त में मरी में नीलम के पैदा होने की इत्तला दी गई थी। वो सब क्या था? बाबर अली ने साबरा को याद दिलाया। वो ड्रामा ही होगा। पता नहीं किसकी लड़की को गोद लिया है। इस लड़की को अपनी बच्ची साबित करने के लिए वो मरी में रही। वैसे इन लोगों ने ड्रामा बड़ी कामयाबी से किया, आज तक इस हकीकत का पता ना चलने दिया। साबरा, तुम मुझसे एक वादा करो, बाबर अली ने इल्तिजा आमेज़ लहजे में कहा। वो क्या? साबरा बोली, तुम इन लोगों से लड़ोगी नहीं। बाबर अली ने कहा, मैं तुम्हारे गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, लेकिन इस गुस्से का कोई फ़ायदा ना होगा। जो होना था हो चुका। नीलम किसकी बेटी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब वो हमारी बहू है, हमारी इज्जत है। मैं नीलम को तो खैर बख्श सकती हूँ, लेकिन वाजदा को किसी कीमत पर माफ़ नहीं करूँगी। तुम क्या करोगी? बाबर अली ने पूछा। मैं अब ज़िंदगी भर इसे नीलम से नहीं मिलने दूंगी। इसने हमें दुख पहुँचाया है तो हम भी इसे चैन से नहीं रहने देंगे। इसने धोखा देकर हमारे दिल को तड़पाया तो हम इसको नीलम से दूर करके इसे तड़पाएंगे। बाबर अली ठंडे मिजाज का आदमी था। इसने साबरा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। इसके अंदर आग भड़की हुई थी। वो वाजदा से इस मसले पर खूब लड़ी। पहले तो वाजदा ने इस हकीकत से इनकार करने की कोशिश की, लेकिन जब साबरा ने बुलंद आवाज़ में टेप सुनवा दिया तो दोनों मियाँ बीवी की सिट्टी गुम हो गई। अब दोनों मियाँ बीवी के पास फरार का कोई रास्ता न था। बिलाखिर इन्हें इकरार करना ही पड़ा। इस भयानक हकीकत इकरार तो इन्हें करना ही पड़ा कि अब इसे छुपाना मुमकिन न रहा था। साथ में जो शर्मिंदगी थी वो काबिले दीद थी। दोनों की गर्दनें झुकी हुई थी, नजरें उठती ना थीं। शाम को फुरकान मामू आए तो बाबर अली ने बड़ी पूरी रवादात सुनाई और टेप की हुई गुफ्तगू भी सुनवा दी। सारी तफसील सुनकर मामू फुरकान बोले, हैरत है तुम्हें गुफ्तगू टेप करने का ख्याल कैसे आया?
मामू, जब मैंने वाजदा से सैयदपुर और दिलदार भट्ट के बारे में सवालात किए तो मैंने इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देखी थी। इसी से मुझे अंदाज़ा हुआ कि दाल में कुछ काला है। तब मैंने इसकी बात पर यकीन करके इससे फ़रेब में मुब्तला कर दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि कमरे में जाकर फ़याज़ से इस मामले में गुफ्तगू ज़रूर करेगी, तो मैंने इसके कमरे में जाकर टेप रिकॉर्डर रख दिया और इसे ऑन करके आ गया। इसका नतीजा सामने है। अभी एक बात और छुपाई है इन दोनों ने। मामू फुरकान ने एक और धमाका किया। वो क्या मामू? बाबर अली ने परेशान होकर कहा। मैं इस वक्त दादा गफूर के घर से आ रहा हूँ। उन्होंने इस असर के बारे में अपने इल्म के ज़रिए मालूमात हासिल की हैं। इनके ख्याल के मुताबिक ये असर तकरीबन 6 माह पुराना है और ये जिन सैयदपुर से नीलम के साथ लगा है। मामू फुरकान ने बताया। इसका मतलब है कि यह बात भी दानस्ता छुपाई गई? बाबर अली ने कहा। जाहिर है शादी फिर ना होती जिस लड़की पर जिनका साया हो। ऐसी लड़की से जानते पूछते कौन शादी करेगा? मामू फुरकान ने जवाब दिया। ये सैयदपुर का राज क्या है? नीलम आखिर वहाँ क्यों गई? बाबर अली कुछ सोचता हुआ बोला। इस राज से तो वाजदा ही पर्दा उठा सकती है, इसी से पूछो। मामू फुरकान ने कहा। मैं पूछूंगी इससे, इस तरह पूछूंगी कि ज़िंदगी भर याद रखेगी। साबिरा गुस्से से चिल्ला उठी। साबरा, इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। बाबर अली ने इसे समझाया। अब कौन सी मेरी तबीयत ठीक है? इन लोगों ने मेरे घर का सुकून तबाह कर दिया है। मेरा घर एक अजाब में मुब्तला है। साबरा ने बड़े कर्ब के आलम में कहा। मैं जाती हूँ, इसे यहीं बुला कर लाती हूँ। अब जो भी बात होगी सबके सामने होगी। मामू भी इस वक्त यहीं मौजूद हैं, बहुत शदीद गुस्से में हैं। साबरा के जाने के बाद मामू फुरकान बोले। मामू, वैसे ही गुस्से वाली बात तो है। इन लोगों ने हमारे साथ वो सलूक किया जो कभी कोई गैर भी ना करता। मेरा तो अब अपनों से ईमान उठ गया है। ऐसे होते हैं अपने, अजाब में मुब्तला करने वाले, जहनी सुकून लूटने वाले। मैं साबरा के सामने ज़्यादा बोला नहीं। मैं अगर गुस्सा दिखाता तो साबरा आपे से बाहर हो जाती, लेकिन सच्ची बात यह है कि मेरा दिल भी चाह रहा है इन दोनों मियाँ बीवी को घर से खड़े खड़े निकाल दूँ। बाबर अली ने कहा। बाबर, तुम समझदार आदमी हो, ज़रा सब्र से काम लो। गुस्सा करोगे तो हकाइक पूरी तरह सामने नहीं आएंगे और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हमारे सामने पूरे हकाइक आ जाएं। नीलम पर जो साया है वो इतनी आसानी से दूर होने वाला नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। मामू फुरकान भी बाबर अली को समझा रहे थे कि दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वाजदा और फ़याज़ हुसैन मुजरिमों की तरह गर्दन झुकाए कमरे में दाखिल हो रहे थे और साबरा बोले जा रही थी जो इसकी ज़ुबान पर आ रहा था। वो बेनक़्त सुना रही थी। वो खामोशी से सुनने पर मजबूर थे। एक तो बेटी वाले थे, ऊपर से काम ऐसे किए थे कि बग़ैर सुने चारा ना था। जब साबरा मुस्तकिल बोले जा चली गई, इसका गुस्सा बढ़ता ही गया। तब बाबर अली ने इसे रोका और चुप रहने का कहा। साबरा, चुप हो जाओ। मैं कैसे चुप हो जाऊँ? मेरे कलेजे में आग लगी हुई है। भाई साहब, इन्हें बोलने दें, इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हम लोग वाकई कसूरवार हैं। हमने नीलम के बारे में हकाइक छुपाकर बहुत ज़्यादती की है। अगर इनकी जगह हम होते तो इसी तरह रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते। फ़याज़ हुसैन ने बड़े इल्तिजा भरे लहजे में कहा। भाई फ़याज़ साहब, ये सब हुआ कैसे? मामू फुरकान ने पूछा। मामू, मैं अब कोई बात नहीं छुपाऊंगा, एक एक बात तफसील से बताऊंगा। बस ज़रा साबरा का गुस्सा ठंडा हो जाए। साबरा भाई, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी? मामू फुरकान ने साबरा को तनबीह भरे लहजे में कहा। मामू फुरकान की हिदायत पर साबरा ने खामोशी इख्तियार कर ली। तब फ़याज़ हुसैन ने कहना शुरू किया। इब्तिदा इसने अपनी शादी से की। वाजदा से शादी करके फ़याज़ हुसैन बहुत खुश था, और क्यों ना होता। ये इनकी मोहब्बत की शादी थी। शादी के बाद फ़याज़ हुसैन ने सोचा था कि 5 साल तक इनमें भी इनके यहाँ बच्चा ना हुआ तो कोई बात नहीं। फ़याज़ हुसैन के बरखिलाफ़ वाजदा को बच्चों से बहुत दिलचस्पी थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द एक गोल मटोल प्यारे बच्चे की माँ बन जाए। फ़याज़ हुसैन की माँ भी यही चाहती थी। लिहाजा शादी के 1 साल बाद ही दोनों सास बहू ने डॉक्टरों के पास चक्कर काटने शुरू कर दिए। मुआयने के दौरान जो सूरत हाल सामने आई वो वाजदा की ज़िंदगी जहन्नुम बनाने के लिए काफ़ी थी। फ़याज़ हुसैन ने इस वक्त अक्लमंदी का सबूत दिया। जो कुछ डॉक्टरों ने बताया वो इसने अपनी माँ को ना बताया। साथ ही इसने वाजदा को भी मना कर दिया कि वो अपनी माँ से इसका कोई तज़किरा ना करे। ये भी उसने इत्तफाक था कि जिस दिन मुआयने की रिपोर्टें मिलने वाली थी, इस दिन वाजदा की सास की तबीयत ख़राब हो गई। वो उनके साथ ना जा सकी। तब वो मजबूरन फ़याज़ हुसैन को अपने साथ ले गई। क्लिनिक पर रिपोर्टें देखने के बाद डॉक्टर ने जो रूह पर अफजा खबर सुनाई, इसे फ़याज़ हुसैन ने बड़े सब्र से सुना।
लेकिन वाजदा बर्दाश्त ना कर सकी। वो फूट फूट कर रो दी। इस दिन फ़याज़ हुसैन ने खुदा का बड़ा शुक्र अदा किया कि वाजदा के साथ इनकी माँ ना थी, और ना घर जाते हुए माँ का सबसे पहला मुतालबा यही होता, फ़याज़ इस गुलमोही को तलाक दो। अगर तलाक का मुतालबा ना भी होता तो दूसरी शादी का हुक्म ज़रूर हो जाता। फ़याज़ हुसैन को इन दोनों बातों में से कोई बात मंजूर ना थी। वो वाजदा को तलाक देना चाहता, ना दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद था। इसे वाजदा हर कीमत पर अजीज़ थी। वो इसकी मोहब्बत थी। माँ ने ये रूह फरसा खबर ना सुनी। इससे फ़याज़ को सहूलत हो गई। फ़याज़ ने वाजदा को अपनी माँ के अताब से तो बचा लिया, लेकिन डॉक्टरी मुआयने के बाद वाजदा खुद जिस आग में जलने लगी, इससे इसे ना बचा सका। बात कुछ भी होती, लेकिन वाजदा घूम फिर कर बच्चे पर पहुंच जाती। अब इनकी शादी को 1.5 साल हो चुका था। वाजदा की बेकरारी का वही आलम था। एक रात जब वो दोनों सोने के लिए लेटे तो वाजदा ने कहा, फ़याज़ एक बात बताओगे? हाँ पूछो, फ़याज़ ने जवाब दिया। अपना चेहरा मेरी तरफ कर लो, वाजदा ने प्यार से कहा। अच्छा, कोई बहुत ख़ास बात है? फ़याज़ हुसैन ने करवट लेकर अपना चेहरा वाजदा की तरफ कर लिया। हाँ अब बोलो, तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है? वाजदा ने एक अजीब सवाल किया। मेरी मोहब्बत का हाल मुझसे पूछती हो? क्या तुम खुद नहीं जानती? फ़याज़ हुसैन बोला। मैं तुम्हारी ज़ुबानी सुनना चाहती हूँ। अच्छा सुनो फिर मेरी जान, तुम्हारे अंदर है मैं तुमसे हूँ, तुम हो तो मैं हूँ, तुम ना रही तो मैं भी ना रहूँगा। और तुम्हें बच्चों से कितनी मोहब्बत है? वो बोली। मैं बच्चों के बगैर सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, फ़याज़ हुसैन ने बड़े वसूख से कहा। लेकिन फ़याज़, मैं बच्चे के बगैर नहीं रह सकती, मुझे हर कीमत पर बच्चा चाहिए। तुम जानती हो कि डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा है? हाँ जानती हूँ, इसने कहा। मैं बंजर ज़मीन हूँ, बांझ हूँ, मेरी कोख से कोई बच्चा जन्म नहीं ले पाता। वाजदा ने अफसुर्दगी से कहा। जब तुम ये जानती हो तो फिर मुझे बताओ, बच्चा कहाँ से आएगा? बच्चा, वाजदा ने कहा। अभी वो अपनी बात पूरी न कर पाई थी कि इन दोनों ने एक चीख की आवाज़ सुनी। फ़याज़ हुसैन की माँ के अलावा किसी की ना थी। जिस बात को उन्होंने इतनी राजदारी से 7 पर्दों में छुपा रखा था, शायद वो बात फ़याज़ हुसैन की माँ ने सुन ली थी। इसे मालूम नहीं था कि इसकी बहू बांझ है, किसी को कुछ नहीं दे सकती, वो अब अपने पोते को नहीं खिला सकती। इस भयानक हकीकत ने फ़याज़ की माँ को शायद एक जुनूनी कैफियत में मुब्तला कर दिया था। तभी वो हिजियाती अंदाज में चीखती थी। इसने अपने बेटे का नाम लेकर आवाज़ दी, फ़याज़, जबकि रूम का दरवाज़ा मुकम्मल बंद था। कमरे की आवाज़ बाहर और बाहर की आवाज़ बासानी अंदर आ सकती थी। अपनी माँ की चीख सुनकर फ़याज़ तड़प कर उठा। इसने चप्पल भी न पहने नंगे पाँव बाहर ही भागा। इसकी माँ राहदारी में चारों खाने चत लेटी थी और इस पर बेहोशी तारी थी। फ़याज़ ने अपनी माँ के चेहरे को इधर उधर हिलाया, लेकिन इसकी आंखें ना खुली। फ़याज़, जल्दी करें, अम्मा को अस्पताल ले चलें, वाजदा ने अपनी सास को बेहोश देखकर कहा। तब फ़याज़ ने अपनी माँ को गोद में उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया। वाजदा ने अपनी सास का सर अपनी गोद में रख लिया। इसने कितनी बार इसे आवाज़ दी, अम्मा अम्मा, लेकिन अम्मा तक बहू की आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। अम्मा की सांस उखड़ रही थी, इसे रुक रुक कर सांस आ रही थी। फ़याज़, जल्दी करो, वाजदा ने बेकरारी से कहा। फ़याज़ को अपनी माँ से बेहद लगाव था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर अस्पताल पहुंच जाए। इसके जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। इसे इस बात का शुबा ज़्यादा था कि अम्मा ने कमरे में होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी, और इस गुफ्तगू को सुनकर वो अपने होश खो बैठी थी। अस्पताल का एक बड़ा डॉक्टर तनवीर इसका दोस्त था। इत्तेफाक से इस वक्त वो ड्यूटी पर था। इस वजह से मरीज़ा को हाथों हाथ लिया गया और इसको ख़ास निगहदाश्त के कमरे में पहुंचा दिया गया। लेकिन अब अम्मा को इसी निगहदाश्त की ज़रूरत ही ना रही थी, ना इलाज की। वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली थी। इनका इंतकाल गाड़ी में ही हो चुका था। डॉक्टर ने तनवीर ने महज दिल की तसल्ली के लिए इसका मुआयना किया था। डॉक्टर तनवीर ने बाद में अम्मा के इंतकाल की वजह दिल का शदीद दौरा बताया। इस रात से फिर कभी पर्दा न उठ सका कि अम्मा ने इन दोनों की गुफ्तगू सुन ली थी, और अपनी बहू के बेसाया होने के सदमे ने इन्हें दिल के दौरे में मुब्तला कर दिया था। या इन्हें अपने कमरे में दिल का दौरा पड़ा और वो घबरा कर अपने कमरे से बाहर निकली। बहरहाल कुछ भी हुआ, वो अम्मा अब इस घर में ना रही थी। कोई बच्चा ना होने की वजह से इस आंगन में पहले ही सोना था, अब इस घर में और भी सन्नाटा छा गया। वाजदा को अपने बेशजर बेसाया होने का पहले ही क्या सदमा कम था कि अब इसके सर से एक और साया उठ गया। ये घर अब इसे काटने को दौड़ने लगा। अम्मा थी तो इनसे बातें करके अपना जी बहला लिया करती थी। अब घर में कोई ना रहा था।
किससे बातें करती। फ़याज़ हुसैन रात का ही वापसी होता। वैसे भी ये वो मर्द था जिसने इस सुखी टहनी को गले का हार बनाया हुआ था। वो इससे शदीद मोहब्बत करता था। फिर वो अपनी तन्हाइयों का रोना रोकर इसे जल्दी घर आने पर मजबूर नहीं करती। फ़याज़ को तो वैसे ही इसका बहुत ख्याल था। इसने एक मुलाजमा इसके लिए रख दी। वाजदा घर में कुल वक्ती मुलाजमा रखने की कायल ना थी। इसे घर में अपने हाथ से काम करना ज़्यादा पसंद था, लेकिन जब तक अम्मा जिंदा रहीं इसने फ़याज़ के कहने के बावजूद घर में कभी मुलाजमा ना रखी। फ़याज़ ने अब मुलाजमा रखी तो वाजदा ने सख्ती से इनकार ना किया। इसने सोचा चलो घर में एक से दो काम वालियाँ तो होंगी, बस बातें ही बातें थीं। हुस्ना अच्छे मिजाज की औरत थी, समझदार थी, जल्दी दोनों का एक दूसरे में दिल लग गया। हुस्ना हसीना की बड़ी बहन थी। हसीना एक एक्स्ट्रा गर्ल थी। वो डांस डायरेक्टर अजीज़ के ग्रुप में थी। ग्रुप में डांस के मौके पर हसीना को 2-4 शॉट देने के लिए बुला लिया जाता। हसीना शक्लो सूरत की अच्छी थी। वो इस कोशिश में थी कि अब नाच गानों से हटकर कोई छोटा मोटा रोल मिल जाए। इस सिलसिले में वो अक्सर दफ्तरों के चक्कर काटती रहती थी। एक दिन फ़याज़ हुसैन से भी टकरा गई। फ़याज़ ने कोशिश की कि 2-1 फिल्मों में से छोटे मोटे रोल दिलवा दें। वो इस सिलसिले में इसकी बहुत ममनून थी और अक्सर इसके दफ्तर आती रहती थी। एक दिन फ़याज़ ने इससे किसी मुलाजमा के बारे में पूछा। अगर इसकी नज़र में कोई शरीफ और ज़रूरतमंद औरत हो तो बताए। तब हसीना ने अपनी बहन हुस्ना का नाम लिया। इसके शोहर ने इसे अपने घर से निकाल दिया था। वो अपनी बहन हसीना के पास आ गई थी। हुस्ना का शोहर इसे बुरे रास्ते पर डालना चाहता था, जबकि वो इस पर राज़ी ना थी। तब इसने धक्के देकर इसे अपने घर से निकाल दिया। फ़याज़ ने सोचा चलो मजलूम औरत है, घर में पड़ी रहेगी, वाजदा का जी भी बहल जाएगा और वो घर का कामकाज भी संभाल लेगी। ये सोचकर इसने हुस्ना को अपने दफ्तर बुलवाया। औरत इसे सलीके वाली महसूस हुई। इसने इसे फ़ौरन अपने घर में मुलाजमत दे दी। हुस्ना बहुत जल्द वाजदा के दिल में अपनी जगह बना ली। हुस्ना 16 साल की थी तब इसकी शादी हुई। अब इसकी शादी को 4 साल हो चुके थे। इसमें एक लड़का पैदा हुआ था जो 1 साल का होकर मर गया था। उसके बाद फिर इसे कोई बच्चा ना हुआ। हुस्ना सैयदपुर ब्याई गई थी। वो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी। इसे लफ्ज़ों की पहचान थी, जबकि इसका शोहर अनपढ़ था। इसके पास अपनी ज़मीन कोई ना थी। वो दूसरों के खेतों में काम करके रोज़ी रोटी कमाता था। हुस्ना ने ये 4 साल इसके साथ बड़े अजाब में गुजारे। इसने खुद मेहनत मजदूरी की, खुद भूखी प्यासी रही, फाके काटे मगर मस्त रही। कभी इसने ज़ुबान से उफ भी ना की। मगर जब इस शोहर ने बिल्कुल पटरी से उतर गया और इसने हुस्ना को पैसे कमाने की मशीन बनाना चाहा तो वो हत्थे से उकड़ गई। वज़ीरे ये नहीं हो सकता, इसने बिफरी हुई शेरनी की तरह कहा। मैं फाके कर सकती हूँ लेकिन अपनी चादर को नहीं फ़रोख्त कर सकती। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दे कि मैं तेरे बनाए हुए गंदे रास्ते पर चलूँगी। मेरे रास्ते पर ना चली तो याद रख फिर सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अलबत्ता एक रास्ता खुल जाएगा और वो है तेरे घर का रास्ता, वापसी का रास्ता। इसने गुस्से से कहा। हाँ, मैं वापस चली जाऊँगी। हुस्ना को भी गुस्सा आ गया। फिर मैं तुझे कभी ना बुलाऊंगा, इसने धमकी दी। मैं कभी ना आऊँगी। हुस्ना ने धमकी कबूल कर ली। फिर हुस्ना ने इंतज़ार ना किया। इसी दिन गाड़ी में बैठकर लाहौर पहुँच गई। स्टेशन से तांगे में बैठकर धर्मपुरे पहुंची। धर्मपुरे में इसकी माँ रहती थी, एक छोटी बहन हसीना, एक भाई भी, लेकिन बाप के मरने के बाद इसने घर से मुंह मोड़ लिया था। अब वो कहाँ था कोई ना जानता था। इसके माँ बाप दूसरे घर में काम करके कुछ कमा लेती थी। हसीना फिल्म लाइन में हाथ पैर मार रही थी। वो माँ को बोझ ना थी, अपना खर्चा खुद निकाल लेती थी। हुस्ना घर में दाखिल हुई तो माँ ने इसका चेहरा देखते ही समझ लिया कि कुछ हो गया है। वो माँ को देखकर इसके गले लग गई और खूब रोई। इतना रोई कि इसकी हिचकियाँ बन गईं। माँ ने इसे बमुश्किल अलग किया, पानी पिलाया, इसकी कमर पर हाथ फेरती रही। फिर बोली, वज़ीरे ने तुझे निकाल दिया है। माँ, तूने मुझे कहाँ ब्याह दिया? इसे तो मालूम ही नहीं औरत क्या होती है। वो तो औरत को मज़ेदार चीज़ समझता है। चबाया और थूक दिया। माँ, मैं मर जाऊंगी मगर अब वज़ीरे के घर नहीं जाऊंगी। इन 4 सालों में इसने मुझे इतने दुख दिए कि मैं तुझे क्या बताऊं। माँ, वो बिल्कुल नखट्टू है, वो कोई काम करना चाहता ही नहीं। तो तू थूक आती? माँ ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ माँ, मैं इस पर थूक आई हूँ। हुस्ना ने अपने आंसू पूछते हुए कहा। अगर तुझे लेने आया तो तू ना जाएगी? माँ ने पूछा। अव्वल तो मुझे लेने नहीं आएगा, मैं इसके मतलब की औरत नहीं हूँ। अगर वो भूला भटका आ गया तो मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, हुस्ना ने पूरे वसूख से अंदाज में कहा।
चाहे इसे अपनी गलती का एहसास ही क्यों ना हो जाए। माँ ने फिर पूछा, अगर इसे अपनी गलती का एहसास हो गया और इसकी आंखों में अपनी औरत की गैरत और इज्जत जाग गई तो फिर मैं इसके साथ चली जाऊंगी। हुस्ना ने फैसला किया। ये औरत भी अल्लाह मियाँ ने क्या चीज़ बनाई है, इसकी माँ ने हंसकर कहा। अल्लाह ने तो बहुत अच्छी चीज़ बनाई है माँ, हुस्ना ने संजीदगी से कहा। इन मर्दों ने इसका सत्यानाश कर दिया है, इतना गिरा दिया है कि वो बुलंदी पर खड़ी होना चाहे भी तो ना हो सके। इस तरह की बातें जब वो वादा से करती तो वो मुतासिर हुए बगैर न रहती। हुस्ना ज़्यादा पढ़ी लिखी ना थी, वो बस लफ्ज़ आशना थी, लेकिन वो बातें बड़ी समझदारी की करती थी। वादा से इसकी बातें सुनती तो हैरान रह जाती। एक अच्छी सलीकेमंद लड़की को कैसा जाहिल और देहाती मर्द नसीब हुआ था। अगर कोई समझदार शोहर होता तो ऐसी प्यारी बीवी के हाथ पांव धो धो कर पीता। हुस्ना हसीना से कहीं खूबसूरत थी। अगर वो फिल्म लाइन में जाना चाहती तो शायद इसे जल्दी काम मिल जाता, लेकिन इसे अदाकारी से दिलचस्पी ना थी। अपनी छोटी बहन हसीना से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वाजदा ने अक्सर इसके बारे में सोचती कि अगर हसना तलीम दिलवा दी और इसके किसी खाते पीते घराने में पैदा होती तो आज वो किसी घर में मुलाजमा के बजाय अपनी किस्मत में अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती। लेकिन अच्छी सूरतों से क्या होता है,